नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की तमाम अहम खबरें देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो जुड़ी हुई है राज्य के कर्मचारियों के संदर्भ में। यूपी के राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है और दिसंबर की सैलरी के साथ इसका भुगतान होगा। लेकिन यह फैसला लागू होगा जुलाई 2021 से, यानी जुलाई की बाद की जो सैलरीज हैं वो दिसंबर महीने में उसका एरियर का भुगतान भी सरकार करने जा रही है। तो कुल मिलाकर राज्य कर्मचारियों के लिए ये एक अच्छी खबर। राज्य कर्मचारियों को एक तरह से यूपी सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। राज्य के कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और एक बड़ी सौगात देते हुए डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस दिसंबर के महीने की जो सैलरी आएगी उसके लिए बढ़ा हुआ भुगतान होगा और इस फैसले को लागू किया गया है जुलाई 2021 से। आगे बढ़ते हैं और यूपी के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष पूरी तरह से हमलावर भी नजर आया। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पैदल मार्च निकाला। दोनों ही पार्टियां प्रदेश सरकार को महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दों पर घेरती नजर आई। इस सब के बीच हो हल्ले के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा में सदन के पूर्व अध्यक्ष और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे सुखदेव राजभर के अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों को सीएम योगी समेत सदन के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले सत्र के बाद से अब तक दिवंगत हुए विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी सदन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए सदन में मौन धारण किया गया। वहीं कार्यवाही इसके बाद थोड़ी देर के लिए शुरू हुई तो विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और सपा के विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में अपने बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ये उनके रिएक्शंस में भी अब देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने अपना एक तरह से आपा तब खो दिया जब पत्रकारों ने उनके बेटे से जुड़ा हुआ सवाल कर दिया। तिकोनिया हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा को फंसते देख पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए अजय मिश्रा टैनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकाल दिया, उन्हें अपशब्द भी कहे, उनके साथ धक्का मुक्की भी की, हाथ उठाने की कोशिश भी की। इस बीच अजय मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इसी विवाद को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में जुटा हुआ है और लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां पर धाराओं के बारे में नहीं एसआईटी नहीं ऐसा है बात करा क्या खराब है क्या छोड़ो ए हम लोग बंद कर देंगे। अरे खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया क्या कर बढ़िया। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी हैं, उनको आप सुन रहे थे। पत्रकारों पर दरअसल ये बौखला गए। पत्रकारों ने इनके बेटे से जुड़ा सवाल किया। बेटे से जुड़ा सवाल इसलिए कि हाल ही में एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है लखीमपुरी कांड के मामले में, उसने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, किसानों की जो हत्या हुई थी, वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। लिहाजा कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं जिसकी वजह से टैनी के पुत्र आशीष जो हैं उनके समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
उसी से संबंधित सवाल जब पत्रकारों ने पूछ लिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से, तो वो पत्रकारों पर भड़क। तो अजय मिश्र टेनी की बदसलूकी करने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। पीएल पूनिया ने कहा है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मिश्रा के पिता हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने झूठ बोला था, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था, पुलिस को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास किया था। तो ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो यूपी चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से मंदिर का रास्ता अख्तियार किया है, ऐसा लगातार नजर आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। 2019 में राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद नड्डा पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर मां गंगा की आरती भी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्री मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इसके बाद सभी प्रतिनिधि रामलला के दर्शन करने के लिए रामलला के दरबार में पहुंचे, जहां सभी मुख्यमंत्रियों ने रामलला के दर्शन किए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शरीक हुई। इस दौरान उन्होंने 46 विद्यार्थियों को 76 पदक देकर उनका सम्मान किया और हौसला अफजाई भी की। इसमें 36 पदक बेटियों को मिले हैं। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि 70% छात्राओं ने गोल्ड जीता है। राज्यपाल ने पीएम के काशी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिन तक पीएम और सीएम काशी में थे। जब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जानना चाहिए कि दुनिया में क्या है, बनारस कैसे अब बदल रहा है। कि यूपी की मिट्टी में ऐसा क्या है जो बेटियां आगे चल रही है और मेरे छात्र पीछे चल रहे हैं। और इसी वजह से हमारे अतिथि श्रीवास्तव जी इधर आए, तो मैंने उनको ये कहा कि आप पीएचडी सबको करवाते हो तो इसमें एक पीएचडी करवाइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव जौनपुर की सभी विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर पूरी शक्ति दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के जाने का समय आ गया है, इसलिए यूपी में बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। और क्या कुछ अखिलेश ने कहा, सुनिए। 4 साल की सरकार ने उन्हें धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वादे जुमले निकले, उनकी हर बात झूठी है, उनका विज्ञापन भी झूठा है। तो उसको जवाब देने के लिए जनता समर्थन में खड़ी है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, इस तरह का उत्तर प्रदेश में आप बड़े पैमाने पे बड़े नेताओं को आता हुआ देखेंगे। आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री, उन पे सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। नॉर्थ ईस्ट से लेके तो चित्रकूट में जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य की पहल पर आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में आज सुबह से पावन धरती पर चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों की गूंज सुनाई दी। हिंदू एकता के मंच पर देश के प्रमुख हिस्सों से आए संत मौजूद रहे।
तो सभी जन हिंदू एकता के लिए खास गंभीर भी नजर आए। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही जगत गुरु ने शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आगाज किया। मंच पर मौजूद तमाम संतों के साथ ही संत समाज, हिंदू संगठनों और राजनीति से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों ने वंदे मातरम का गान किया और हिंदू एकता पर बल दिया। बता दें कि श्री राम की संकल्प और पावन तपोभूमि चित्रकूट में नया बस अड्डा बेड़ा पुलिया के पास हिंदू एकता महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत भी मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुई है। महाकुंभ के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एक होने का मैं संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि हम अलग अलग होकर अपना बहुत गंवा चुके हैं, अपनी बहुत हानि कर चुके हैं। इसलिए आज मैं कुंभ कर रहा हूँ, हिंदू एकता महाकुंभ, कि सारे पंथ मजहब उपासना पद्धति भुलाकर हिंदुत्व का ही सिद्धांत मानकर सब लोग एक हो जाएं। यही मेरा संदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है और यही निर्देश है। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। इधर बलिया से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 31 के किनारे मालदेपुर मोड़ पर एक युवा चेतना की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह की ओर से लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन किया गया। वहीं रोहित सिंह का कहना है कि हम गरीब के दर्द को समझते हैं, हमारा प्रयास है कि कोई वंचित भोजन से के बिना ना सोए। लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन बलिया में नेशनल हाईवे 31 के किनारे किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कोई भोजन के बिना न सोए। लगातार युवा चेतना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के संवर्धन की लड़ाई लड़ रही है। हम देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह मांग करते हैं कि गरीब के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है। युवा चेतना लगातार पूरे पूर्वांचल में गरीबों तक। आंदोलन की सफलता पर 384 दिन बाद घर वापसी कर रहे किसानों के साथ भंगेला चेक पोस्ट पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वो अभी थके नहीं हैं। किसानों के हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अगली रणनीति का खुलासा शीघ्र कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह अराजनीतिक है। अपील की कि उनके फोटो का प्रयोग राजनीति में ना करें। बता दें कि 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद सरकार ने आंदोलनरत किसानों की सभी मांगे मानने का ऐलान भी किया है। इसके संबंध में एक समिति का गठन भी किया गया, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर छोड़ने का भी ऐलान किया था। धीरे धीरे आंदोलनरत किसान अपने अपने घरों को वापस लौट गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर रुके हुए थे। आज गाजीपुर बॉर्डर से हवन के बाद फतह मार्च लेकर सिसौली, जो उनका गृह ग्राम है मुजफ्फरनगर के सिसौली, वो पहुंचे, जहां राकेश टिकैत और अन्य किसानों का जोरदार जगह जगह पर स्वागत किया गया। वहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं, ये फतेह मार्च है। ठीक है, आगे की रणनीति के बारे में आगे बताएंगे, बात में अभी नहीं। टिकैत साहब कुछ राजनीति अभी देखेंगे, मैंने करेंगे ना भाई, हमारा पोस्टर का इस्तेमाल ना करो, कोई ना करो, राजनीति। आगामी चुनाव को लेकर सभी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई हैं। ऐसे में ताजनगरी आगरा में आज समाज सेवी और एक बड़े बिल्डर मुकेश शर्मा अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शरीक हो गए। सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने पंडित मुकेश शर्मा के सपा में आने पर पार्टी की मजबूती से बताया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों को देखें तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जनसभा को भी
संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान कार्यक्रम के तहत 10,000 पूर्व सैनिकों को पिछले 2 माह में सम्मानित किया है। साल 1971 में बांग्लादेश पर हुई जीत का जश्न मनाया गया। वहीं राहुल गांधी कल देहरादून में 1971 जीत के हीरो रहे साथियों को सम्मानित करेंगे। साथ ही प्रदेश के मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई को भी छूने का काम होगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का यह कहना है कि 1971 की युद्ध विजय हम स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं। कि पिछले 2 महीने से प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान जो हमारा समारोह, जिसके तहत हम करीब पूरे प्रदेश में 100 से अधिक स्थानों पर हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को सम्मानित कर चुके हैं, पार्टी सम्मानित कर चुकी है। और ऐसे ये आयोजन करीब इन आयोजनों में करीब 10,000 हमारे साथियों को, सैन्य जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, उनका सम्मान किया। रामनगर में दाबका और कोसी नदी से उप खनिज चुगान का काम पिछले हफ्ते शुरू कर दिया गया था। वहीं अब देहरादून से आई टीम ने उप खनिज निकासी का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। बता दें कि रामनगर की कोसी और दाबका नदी में उप खनिज का काम, जहां दाबका में 2 हफ्ते पहले तो वहीं कोसी नदी में इसी हफ्ते में उप खनिज चुगान का काम को खनन कारोबारियों के लिए शुरू कर दिया गया था। वहीं विभाग ने नदियों से कितना उप खनिज का घन मीटर निर्धारित अभी तक नहीं किया था। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि कोसी नदी से इस साल 6,31,000 घन मीटर और दाबका नदी से 1,67,000 घन मीटर की मात्रा निर्धारित की गई है। आगे